गुजरात में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन गुजरात में एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी की एंट्री ने इस बार कांग्रेस का खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। अब तक गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थी, लेकिन आम आदमी पार्टी और ओवैसी की मौजूदगी से ये साफ है कि दोनों दल एक बार फिर गुजरात में कांग्रेस की जीत में रोड़ा अटका सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी भारत के मुसलमानों से अपील करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो आने वाले चुनावों में अपने नुमाइंदों को वोट देने के लिए बोल रहे हैं। ओवैसी ने इस वीडियो में देश के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते हैं, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में आज ओवैसी की रैली है, जहां उनके निशाने पर बीजेपी होगी, लेकिन असली निशाना तो कोई और है, क्योंकि गुजरात में ओवैसी की मौजूदगी से ये साफ है कि इस बार भी वो बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान करने के इरादे से मैदान में उतरी है और इसी मंशा को समझते हुए कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बनानी होगी। तो वहीं महाराष्ट्र में भिवंडी में रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। खासतौर से उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया था। इस रैली में ओवैसी ने कहा, ये भारत न मेरा है, न उद्धव ठाकरे का है, न मोदी का है, न शाह का है। भारत अगर किसी का है तो वे द्रविड़ और आदिवासियों का है। ओवैसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बीजेपी को असलियत दिखाते हुए कहा कि 4 जगहों से लोग आए थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ मुगलों के पीछे पड़ी रहती है। ओवैसी ने बीजेपी को लताड़ते हुए ये भी आरोप लगा दिया कि दाढ़ी से दिक्कत है, टोपी से दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत है और आजान से दिक्कत है। आज देश में कोई बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं करता, सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से डराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला कर्मचारियों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। सरकार ने महिलाओं के ऑफिस में काम करने की समय सीमा तो तय कर दी है, जिसे लेकर कई लोग खुशी जता रहे हैं। तो कहीं कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने क्यों लिया है ये फैसला? क्या पिछले 5 सालों में महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही है योगी सरकार? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला कर्मचारियों के लिए काम करने की समय सीमा को तय कर दावा कर रही है कि हमने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया है। इससे महिलाओं को काम करने में आसानी होगी, लेकिन इस आसानी को सरकार की नाकामी समझा जा रहा है। दरअसल सरकार ने तय किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर महिला खुद सहमति देती है तो भी कंपनियों को उनका पूरा ख्याल रखना होगा। इनमें आने और जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही भोजन और सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। महिलाओं के लिए कंपनियां वर्क प्लेस के पास टॉयलेट, वॉशरूम, चेंजिंग रूम, पानी पीने की सुविधा और लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। अगर कोई महिला कर्मचारी शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम करने से इनकार करती है तो कंपनी उसको नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकती है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य के सभी कारखानों में महिला कर्मचारियों के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा 1 और खंड ख में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये छूट प्रदान की गई है। सरकार के इस फैसले को महिलाओं के लिए तोहफा बताया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है? क्या सरकार के पास कोई और प्लान नहीं है जिसमें वो अपने सपनों को उड़ान देने के साथ सुरक्षा पर ध्यान दे सके? क्या सरकार के फैसले से महिलाओं के लिए मौकों की कमी होगी? क्या सुविधा देकर सरकार उनकी परेशानी बढ़ा रही है? राजस्थान राज्यसभा चुनाव को देखते हुए सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच अभी तक नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। पायलट अपने किसी एक समर्थक के लिए टिकट चाहते हैं, जबकि गहलोत आदिवासी, ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक पर दांव खेलना चाहते हैं। ऐसे में गहलोत और पायलट के बीच खींचतान चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव को लेकर आपसी खींचतान जारी है। कांग्रेस में राज्यसभा को लेकर चर्चा है कि 2 सीटों पर बाहरी उम्मीदवार को उतारा जाए, जबकि 1 सीट पर स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नामों पर आम सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत किसी आदिवासी, ओबीसी या फिर अल्पसंख्यक पर दांव खेलना चाहते हैं, जबकि सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके किसी समर्थक को राज्यसभा का टिकट मिले। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को नाम
नाम फाइनल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में मौजूदा संख्या बल कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसे में कांग्रेस 2 सीटों पर आसानी से जीत जाएगी, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जाना तय माना जा रहा है। संघर्ष चौथी सीट के लिए होगा। संभावना है कि बीजेपी 2 उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। ऐसे में चौथी सीट के लिए रोचक मुकाबला होना भी तय माना जा रहा है। राज्यसभा में 3 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस को 123 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस के पास फिलहाल 108 विधायक है। बीजेपी के पास 71, निर्दलीय 13, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3 है, भारतीय ट्राइबल पार्टी 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 2 और आरएलडी के पास 1 विधायक है। ऐसे में मौजूदा संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस 4 में से 3 राज्यसभा सीटों पर आसानी से जीत जाएगी। 13 निर्दलीय विधायकों ने हाल ही में गहलोत से मुलाकात कर समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। माकपा के 2 विधायक भी कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश करात ने दिए थे। आरएलडी विधायक का कांग्रेस को समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। आखिरी क्षण में सियासी उठापटक नहीं हुई तो कांग्रेस राज्यसभा की 3 सीटें आसानी से जीत जाएगी, लेकिन इससे पहले पायलट और गहलोत के बीच नामों पर सहमति बनना भी जरूरी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम दाखिल करने की 31 मई आखिरी तारीख है, जबकि 10 जून को मतदान होगा। सारे समीकरणों को समझते हुए ये तय माना जा रहा है कि 4 में से 3 सीटें कांग्रेस की झोली में आती दिखाई दे रही। मोदी सरकार के राज में देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जहां एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कोयले से लेकर गेहूं और तेल के देश में भारी कमी हो रही है, जिसे लेकर सरकार संकट में है। इससे बाहर निकलने के लिए उसने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र के निर्णय से देश के खजाने पर भी काफी असर पड़ेगा। देश कई महीनों से कोयले की कमी से जूझ रहा है। लगातार कई राज्यों में कोयले की कमी की वजह से बिजली कटौती हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रेलवे के पहिए थमने लगेंगे, देश में बिजली गुल होने लगेगी। बावजूद इसके मोदी सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि अब वो विदेशों का सहारा ले रही है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी कोल इंडिया 7 साल बाद कोयले का आयात करने जा रही है। 2015 के बाद ये पहली बार होगा कि कोल इंडिया कोयला इंपोर्ट करने जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अप्रैल में हुए बिजली संकट जैसी स्थिति आगे फिर से ना बने। इस दौरान भारत को 6 सालों से अधिक समय में सबसे खराब बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कहा कि कोल इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर कोयले का आयात करेगी, ताकि राज्य के बिजली उत्पादकों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को सप्लाई की जा सके। बिजली मंत्रालय ने पत्र में कहा कि लगभग सभी राज्यों ने सुझाव दिया था कि कोयला टेंडर से गड़बड़ी की आशंका हो सकती है, इसलिए कोल इंडिया के जरिए केंद्रीकृत खरीद का फैसला लेने की मांग की गई थी और इसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले से मोदी सरकार के दावों पर सवाल उठने लगे हैं कि जब पीएम मोदी कहते हैं कि देश में आयात को कम किया जाएगा, तो फिर कोयले को क्यों मंगवाया जा रहा है? क्या सरकार देश की स्थिति को संभालने में फेल हो गई?